और वित्त मंत्री ने कोविड प्रभावित सेक्टरों के लिए लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है। सरकार ने कुल 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। अकेले 50,000 करोड़ हेल्थ केयर सेक्टर के लिए दिया जा रहा है। अन्य सेक्टर के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए लोन पर 7.95% सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगा। अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25% से ज्यादा नहीं होगा और छोटे कारोबारी इंडिविजुअल्स एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन ले सकेंगे। लाइसेंस टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। इस बीच दो सवाल हैं और वो सवाल हैं ये: क्या हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए पर्याप्त हैं? ये हेल्थ केयर सेक्टर है, कोरोना में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमको महसूस हुई है और देशों के अनुपात में अगर आप देखें तो जीडीपी का करीब 6 से 10% जो है वो स्वास्थ्य पर खर्च होता है। हमारे यहाँ ये 1-1.5% है बस। तो 50,000 करोड़ उसमें क्या करेगा? और दूसरा सवाल, क्या सिर्फ लोन देने से पटरी पर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आ सकती है कि और भी कुछ कदम, प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे? जल्दी से सुनते हैं कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, और अनुराग ठाकुर जो कि एमओएस फाइनेंस है वो भी उनके साथ हैं, उन्होंने क्या कहा। स्वास्थ्य चिकित्सा की जब बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सेक्टर के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं। और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया, 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। और प्रमुखता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी, अनडिजर्व्ड एरियाज जो थे, उनको मद्देनजर, उनको ध्यान में रखकर उस उद्देश्य के साथ कि चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तारीकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो गारंटी कवर है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसका विस्तारीकरण हो रहा है उनके लिए भी, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को बल मिलेगा। लेकिन ये 8 महानगरों के अलावा जितने क्षेत्र हैं उसके लिए दिया जाएगा। विदेशी पर्यटकों के लिए जैसे ही वीजा की अनुमति मिलनी शुरू होगी, पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले, उसमें पहले 5 लाख जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5 लाख टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी, या पहले 5 लाख जब वीजा मिल जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, या 31 मार्च 2022 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसका कुल वित्तीय जो प्रभाव होगा वो लगभग 100 करोड़। एम.के. वेणु जी आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और विजय सरदाना आप अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरदाना जी पहले आपके पास आना चाहता हूं, और जो मुख्य सवाल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कई लोगों के मन में आया वो पहले मैं आपसे पूछ दूं। आपको लगता है कि हर चीज का इलाज, हर मर्ज की एक ही दवा लोन? आपको लगता है ये लोन, हमने देखा आत्मनिर्भर पैकेज भी जो था उसमें मुख्य रूप से जो पूरा जोर था वो इस चीज पे था कि लोन ले लो, सस्ते ब्याज पर लोन। आपको लगता है लोन वितरण से हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? संकेत, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन हमें इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि हमारे पास कितना सरप्लस है। अगर हम आज लोन का अल्टरनेट है सब्सिडी, अगर आज हम सब्सिडी की डिमांड करते हैं तो हर सेक्टर कहेगा हमको भी चाहिए, तो डिमांड एक्सपोनेंशियली ऊपर जाएगी। दूसरा, उस सब्सिडी का सही उपयोग सही लोगों के पास जा रहा है या नहीं जा रहा, ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप रिड्यूस इंटरेस्ट पे, मैं तो ये कहूंगा आप 1% या 2% पे भी अगर आप लोन देते हैं तो कम से कम वो सही आदमी के पास जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट आपको वापस लेना है, तो अकाउंटेबिलिटी रहती है।
सब्सिडी और ग्रांट में प्रॉब्लम ये होती है कि इट इज ए फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन। तो ये एक बीच का रास्ता है कि आप रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेक पीपल दोज हु नीड इट, लेट देम टेक मनी। सरदाना जी, इसमें फिर दूसरी बात है ना, हर 2-2, 3-3 महीने में या 6 महीने में वेव आ जाएगी। अब पहले बार जिन्होंने लोन लिया होगा वो लोन ले लें और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनका काम ठप हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, तो उसके बाद वो लोन कैसे चुकाएंगे? ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक डायनेमिक सिचुएशन है और इसीलिए एक फॉर्मूला इस रास्ते में नहीं हो सकता। रिड्यूस लोन किया है पुराने वाले में, जब आपके पास सेकंड वेव आई तो आप इस समय लोन वेवर कर सकते हैं या उसका इंटरेस्ट वेवर कर सकते हैं या पार्ट ऑफ दैट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नहीं तो हर आदमी, जैसे किसान लोन में होता है कि लोन ले लो, इलेक्शन के पास तो लोन माफी हो ही जाएगी। तो हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है कि एक फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन नहीं हो और नीड भी पूरी हो जाए। मैं वेणु जी आपके पास आना चाहता हूं। आपने सारे जो घोषणाएं थी उनको सुना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको क्या लगता है कि जो दो खास तौर से जो क्षेत्र थे जिन पर ध्यान दिया गया, एक था टूरिज्म सेक्टर और दूसरा था स्वास्थ्य, आपको लगता है उसके लिए जितने प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए हैं? देखिए संकेत, जहां तक टूरिज्म का सवाल है, जो भी कदम उठा गए वो बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो टूरिज्म में तो मेरे ख्याल एक टोकन कदम उठाया है। मगर हेल्थ में मैं ये कहूंगा संकेत, जो आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है कि 50,000 करोड़ संकेत हेल्थ में इंडिया जैसे बड़े देश के लिए बहुत कम है, क्योंकि जैसे आपने कहा हम 1.5% से ज्यादा हेल्थ, जीडीपी का 1.5% से ज्यादा हेल्थ में करते नहीं है। और जो देश है जो विकासशील देश हमारे हिंदुस्तान की तरह जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कोरिया, वो भी कहीं ज्यादा हमसे करती हैं। और इस संदर्भ में एक और चीज संकेत मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, जो मोदी जी का बहुत बड़ा फ्लैगशिप स्कीम था जो आयुष्मान भारत, उसके में आरटीआई से निकाले गए कुछ इंफॉर्मेशन देख रहा था। साउथ में लोग काफी हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए और उनको हॉस्पिटल चार्जेस वगैरह उसमें मुहैया कराई गई है इंश्योरेंस। मगर यूपी में 1000 लोग से कम, जो हिंदी स्टेट्स हैं जहां पे हॉस्पिटल सप्लाई की भी कमी है, हर चीज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान योजना जो आरोग्य स्कीम है जिसके तहत 50 करोड़ लोगों को कवर करने का पूरा आश्वासन है, वो बिल्कुल संकेत इस दौरान बिल्कुल फेल है वो। और इसके आंकड़े वो आरटीआई में साफ दिखते हैं, आप जो खासकर जो हिंदी स्टेट्स में। और तीसरी बात संकेत, जो अभी साहब कह रहे थे, दूसरे जो आप के जो गेस्ट, कि ऐसी बड़ी आपदा में 100 साल में एक बारी आई है, तो सारे देश कुछ तो लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हैं डिमांड क्रिएट करने के लिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी वगैरह गरीबों के मामले में उनको थोड़ा पैसा अगर देने के मामले में ये डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी कोई आर्गुमेंट मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अगर आप 5-6 लाख करोड़ उद्योगों को अगर पिछले 6 साल में लोन माफ किए गए हैं, तो इन लोग को, जो गरीब आदमी है जिनको अगर आप सरदाना जी, मैं आपके पास आना चाहूँ। आपने सुना वेणु जी ने क्या कहा? देखिए, अभी जितने कदम उठाए गए पहले वो सब सप्लाई साइड को सही करने के लिए थे कि फैक्ट्री चल जाए, फलाना लोन दे दिया जाए ताकि वो काम कर सके। लेकिन जब डिमांड ही नहीं होगी तो मैं सामान बनाते रहूं, कोई लेगा ही नहीं। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। लेकिन देखिए क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जिस कहते हैं ना कि एक लाइन लगानी पड़ती है, किसको और किसको नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि परचेजिंग पावर कम हो गई है, तो निश्चित रूप से जो आपका बीपीएल सेगमेंट है, मैंने पहले भी कहा था कि जिनको आप फ्री राशन दे रहे हैं, जिनको आप मनरेगा का काम दे रहे हैं, वहां पे रूरल एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर रहे हैं। ऐसे परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, आप उनको फर्दर इंडस्ट्रियल गुड्स की या कंज्यूमर गुड्स की परचेज के लिए 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से या जो भी एक सुटेबल अमाउंट हो, वो आप कंजम्पशन के लिए दीजिए। लेकिन अगर कोई दिल्ली में बैठा है, साउथ एक्स में बैठा है, या जिसके पास परचेजिंग पावर है, आज भी वो पेट्रोल परचेज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप अगर उसको ये कहते हैं कि हम आपको भी देंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो समन्वय बने, जिसको मिलना चाहिए उसको मिले। बहरहाल पेट्रोल की तो आपने ऐसी बात छेड़ दी कि वो अपने आप में एक पूरी डिबेट है।
तो संकेत में पेट्रोल और डीजल तो अपने आप में ही पूरी डिबेट है। मेरे पास समय खत्म हो गया है। सरदाना जी और वेणु साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और कुछ सवाल लेकर के आपके सामने आएंगे। बने रहिए और देखते रहिए सवाल इंडिया का। एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत सरकार के साथ लगातार टकराव में उलझे ट्विटर ने फिर एक विवादास्पद हरकत की है। उनकी वेबसाइट में भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ दिख रही है। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देशों की तरह दिखाया गया है। सरकारी सूत्रों का कहना यह है कि इस पर कार्रवाई हो सकती है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये जो कार्रवाई की बात हो रही है, ये हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कई बार बहुत सारी ऐसी फॉरेन वेबसाइट्स हैं जिनका ये कहना है कि भाई ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है या जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहा जाता है या चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड रीजन कहा जाता है, उसको वो अलग मैप में दिखाते हैं। लेकिन यहां तो पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग देश की तरह दिखाया गया। बिल्कुल घोर लापरवाही का मामला ये माना जा रहा है भारत सरकार की ओर से। सूत्रों ने ये कहा है, संकेत, कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने इस तरह की कोई हरकत की है। पिछले साल नवंबर में भी उसने लेह को जम्मू कश्मीर में दिखा दिया था। तो एक तरह से जो भारत के जो क्षेत्र है, संप्रभुता है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। और इससे पहले एक बार वो लेह को चीन में दिखा चुके हैं। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखता है कि उन्हें समझ नहीं है कि भारत का जो नक्शा है वो किस तरह से दिखाया जाना चाहिए। और जो विवादित क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नियम बने हुए हैं जिनके मुताबिक ही काम होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो नक्शा दिखाया गया है ट्विटर के करियर पेज पर, ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही अलग देश के रूप में चिन्हित कर दिया गया है, जो कि निश्चित तौर पर भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। और जहां तक कार्रवाई का सवाल है, सूत्रों का ये कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जो IT एक्ट का सेक्शन 69A है, उसमें इस बारे में प्रावधान किया गया है कि भारत की संप्रभुता के साथ अगर इस तरह की कोई छेड़छाड़ी होती है तो इस मामले में सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसमें ब्लॉक भी किया जा सकता है जो प्लेटफॉर्म है उसको। इसके साथ साथ अधिकतम 7 वर्ष की सजा का भी प्रावधान किया गया है और इस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये काफ़ी कड़े प्रावधान इसमें, जिसमें कि ब्लॉकिंग से लेकर के जुर्माना और सजा तक का प्रावधान है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ट्विटर इस पर आगे क्या एक्शन करता है। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि जुर्माना होगा किस पर, क्योंकि जो कंप्लायंस ऑफिसर हैं उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया और जो नए हैं वो इस देश में हैं ही नहीं। तो अब ये देखना होगा कि क्या कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ होगी और ट्विटर इस पर क्या कहेगा। अखिलेश शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन हमला हुआ है उसके बाद क्या क्या हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद जम्मू के कालचुक मिलिट्री स्टेशन के पास 2 ड्रोन दिखे। यह घटना कल रात परमंडल चौक के पास की है। पहला ड्रोन रात 12:15 बजे और दूसरा तड़के करीब 2:45 बजे दिखा। सेना के फायर करने के बाद ड्रोन वापस लौट गए। सेना इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इससे पहले कल जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी इलाकों में जो धमाके हुए, उसमें जो विस्फोटक है वो ड्रोन में लद के आए थे, यानी कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। हमले में शक की सुई पाकिस्तान से जुड़े संगठनों पर जा रही है।